प्रोटोकॉल आई थिंक मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ जब मैंने डिस्कस किया था ओजोन लेयर के बारे में, ठीक है। ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग है। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? मॉन्ट्रियल आपका कनाडा में पड़ता है, अगर आपको याद हो। 1987 में ये प्रोटोकॉल हुआ था कि भाई किस तरह हम अपने ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेज लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनसे कैसे बचा सकते हैं, ये हुआ था प्रोटोकॉल में। ओजोन लेयर किस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगा? फिर इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, क्योंकि CFCs तो ऑलमोस्ट बैन होने लगे, लेकिन जैसे AC वगैरह हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है वहाँ से थोड़ा कम यूज़ होने लगा, तो हमारी ओजोन लेयर बचने लगी, ठीक है। क्योंकि ओजोन लेयर का बचाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि हार्मफुल होती हैं, जो हमारी सन होता है, हमारा सन होता है, जो सूरज बाबा होता है, वो अपनी रेस छोड़ता है किसके फॉर्म में? शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में छोड़ता है। अभी शॉर्ट वेव रेडिएशन में डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन होते हैं, इंफ्रारेड भी होता है, अल्ट्रा वायलेट भी होता है, गामा एक्स न जाने सब कुछ होता है। इसमें पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जो मैंने आपको याद करवाया था। रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। ये कैसा ऑर्डर है? R से रेडियो वेव्स, M से माइक्रोवेव्स, I से इंफ्रारेड वेव्स, V से वॉलेट, ठीक है, U से वॉलेट बोल रहा हूँ, V से विजिबल लाइट, U से अल्ट्रा वॉलेट रेज, X से एक्स रेज और G से गामा रेज। ये आपका डिक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। घटती हुई तरंग दैर्ध्य या फिर बढ़ती हुई आवृत्ति, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज़्यादा अगर वेवलेंथ की बात करेंगे रेडियो वेव्स की, तो इसमें पूरा होता है। याद रखना, जो हमें हीटअप करता है हमारी अर्थ को, वो इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है हीट करते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, उसके साथ रिएक्ट करके ओजोन लेयर बना देते हैं। तो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है? अल्ट्रा वायलेट रेज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करी तो ओजोन आपकी बन गई, और ये ओजोन जो है हमें फर्दर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। ओजोन से हमें याद आना चाहिए ओजोन थिकनेस, जिसको कि हम मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट से। ओजोन की थिकनेस को, ओजोन होल का मतलब होता है थिकनेस का कम हो जाना। ओजोन डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर को। और ये शॉर्ट वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन, सब कुछ मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि किस तरह से ये हमारे एटमॉस्फेयर को हीट अप करते हैं। खैर, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था, CFCs तो बंद हो गए, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव आ गया HFCs, जो फर्दर ओजोन को डिप्लीट कर रहे थे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो इसके लिए किगाली, रवांडा नाम में एक जगह है, रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे किगाली अमेंडमेंट हुआ। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, इसी तरह इस प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट हुआ, किगाली अमेंडमेंट, HFCs को बैन करने के लिए। ग्रीन हाउस गैसेस के प्रिवेंशन के लिए हमारा हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहाँ पड़ता है? जापान में। तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, एक तरह से 1997 में राइटिफाई किया, और वो ग्रीन हाउस गैसेस के प्रिवेंशन के रोकथाम के लिए था। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? जो हमारे एटमॉस्फेयर को हीट करती हैं। कैसे हीट करती हैं? अभी बताया, शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आता है हमारा इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सूरज से जो रोशनी आ रही है ना, वो इंसोलेशन है। उससे हमारा एटमॉस्फेयर ज़्यादा हीट होता नहीं है, उससे हमारी अर्थ की सतह, पृथ्वी की सतह, अर्थ की जो सरफेस, वो हीटअप होती है। लेकिन एटमॉस्फेयर जो है ना, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल चारों तरफ, जिसको हमारी अर्थ की ग्रेविटी ने होल्ड करके रखा है, जो हमें काफ़ी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, वो एटमॉस्फेयर हीटअप होता है अर्थ के टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है? ये जैसे हमारी अर्थ हो गई, तो ये शॉर्ट वेव रेडिएशन आया सूरज से, और ये जब जाता है ना, तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में जाता है। इससे जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हीटअप हो जाती हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज की प्रॉपर्टी होती है कि इंसोलेशन के लिए ट्रांसपेरेंट होती हैं, आने देती हैं, लेकिन जो आपका आउटगोइंग रेडिएशन होता है, नहीं, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, उसके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, तो उससे हमारा एटमॉस्फेयर हीटअप हो जाता है। तो इसी वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनोमिना है, इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेज, जिसका सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस हमारे मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये सब क्या है हमारी? ओजोन खुद हो गई, ये सब हमारी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो सर अभी तो हम ओजोन लेयर को अच्छा बोल रहे थे, बुरा क्यों है? ओजोन लेयर जब तक स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में है, तब तक तो वो अच्छी है, लेकिन अगर वो ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल में आ गई, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारे ज़्यादातर मौसमी घटनाएं, ज़्यादातर वेदर फिनोमिना होते हैं, तो हमारे लिए वो हार्मफुल है। तो वो एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में बिहेव करोगे। CO2, वाटर वेपर, ओजोन, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है इन जनरल, कार्बन मोनोऑक्साइड इनडायरेक्ट रूप से है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी एक जहरीली गैस है, जो हमारे ब्लड में मिलके और खतरनाक पॉइजनस गैस है। खैर, तो ग्रीन हाउस गैसेस के प्रिवेंशन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। मरकरी प्रिवेंशन के लिए मिनीमाटा कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। मरकरी से जो डिजीज़ होती है उसका नाम भी मिनीमाटा ही है। मिनीमाटा एक्चुअली में एक जगह है, कहाँ पे जरा बताइए कमेंट में, मिनीमाटा कहाँ है? 2013 में हुआ था। और जेनेटिक रिसोर्सेज, या फिर इसको बोलते हैं एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, और उसका प्रॉपर यूज़ और उसका प्रॉपर ट्रांसफ़र, ये हुआ था नगोया प्रोटोकॉल से। किससे? नगोया प्रोटोकॉल
कब हुआ था? ये हुआ था आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2010 में, 2010 में राइटिफाई हुआ था। तो अगर कहीं पे भी दिख जाए कीवर्ड एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज और उनका फेयर और एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपका नगोया प्रोटोकॉल से हुआ था। रिवाइज करिए जल्दी से। ग्रीन हाउस गैसेस क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ओजोन लेयर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट, मर्करी प्रिवेंशन मिनीमाटा जापान में, जेनेटिक रिसोर्सेज नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो आपने अभी वहाँ पे पढ़ी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग